अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर से भी काफी बार क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछ लिया जाता है और काफी बच्चे नहीं कर पाते। देख सकते हैं कि राजस्थान टेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हरियाणा टेट में बनता है। आप देखिए यूपी टेट में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, यूपी टेट। तो जो बच्चे यूपी टेट, सी टेट या किसी भी टेट परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उनको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली अगली बार आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें देखिए यहाँ पर आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं। देख सकते हैं यूपी टेट, सी टेट एवं अन्य टेट की पूर्व परीक्षाओं में आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण से पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया था, आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों का एक समूह गर्मियों की छुट्टी में गया और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की जो कि निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित है। सांख्यिकी में इस प्रकार से आंकड़ों के प्रदर्शन को क्या कहते हैं, ये आपको दोस्तों बताना है। आपके सामने चार विकल्प हैं। आयत चित्र कहते हैं, दंड चित्र कहते हैं, पाई चित्र कहते हैं या बारंबारता बहुभुज कहते हैं। इसमें से आपको एक सही विकल्प आपको चुनना है। बताइए पहले आप लोग का आंसर क्या होगा। देखिए हर एक क्वेश्चन आसान है अगर प्रैक्टिस आपकी बढ़िया है तो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, आंकड़ों को वृत्त में स्थित खंडों के द्वारा प्रदर्शित करना, ठीक है। वृत्त में खंडों के द्वारा प्रदर्शित करना, इसको कहते हैं हम लोग पाई चित्र। विकल्प नंबर सी ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न वृत्त चित्र में विभिन्न मदों पर किया जाने वाला व्यय अवरोही क्रम में होगा। अवरोही क्रम होता क्या है पहले ये आपको पता होना चाहिए। अवरोही में मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा मतलब कैसे, जैसे पहले 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 3 2 1, ये घटता हुआ क्रम है, ये अवरोही क्रम कहलाता है, ठीक है। तो बड़े से छोटा हमें लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे बड़ा आपको संख्या दिख रहा है 150 मतलब खाना। तो सबसे पहले हमारा आंसर आएगा खाना। 150 के बाद आता है हमारा 75 मतलब मकान किराया। तो दूसरे नंबर पर मकान किराया रहेगा, ठीक है। 75 के बाद तीसरे नंबर पर आता है कपड़े, तो ये हो जाएगा कपड़े। लेकिन यहाँ देखिए और कोई विकल्प में ऐसा दिख रहा नहीं ना, तो यही से हमारा बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इसी को टिक मारेंगे, बात खत्म, ठीक है। ये हमारा अवरोही क्रम में स्थित है। 75 के बाद वैसे क्या आएगा दोस्तों, आएगा 35 ना, तो ये होगा बचत, फिर सबसे छोटा शिक्षा। तो ये सब तरीका अगर आपको एक बार पता चल गया तो फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी नगर की अगर जनसंख्या दोस्तों 20,000 है, उसके विभिन्न व्यवसाय निम्नलिखित पाई चार्ट में दिखाए गए हैं। सबसे अधिक और सबसे कम संख्या वाले कार्यों में लगे व्यक्तियों का अंतर आपको बताना है। सबसे कम और सबसे अधिक, ठीक है। सबसे अधिक की बात हुई तो सबसे अधिक कहां पर लगे दोस्तों, कृषि में लगे हैं। और सबसे कम आप देख सकते हैं 6.7% व्यापार में लगे। बाकी थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है हर जगह। तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाले व्यवसायी अगर हमें निकालना होगा सबसे अधिक में, तो ये कैसे निकलेगा, इसको निकालेंगे 33.3 अपॉन में 100, ठीक है, गुणे में दोस्तों टोटल जनसंख्या कितनी थी 20,000, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब गुणा कर लीजिए कितना आएगा, 33 दूनी दोस्तों होता है 66 है ना, तो 666 हो जाएगा। और ये 2 बार जीरो, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आएगी फाइनल संख्या हमारी। और उसके बाद दोस्तों देखिए सबसे कम यहाँ पर था 6.7, तो 6.7 बटे में 100 गुणे में कितना होगा हमारा, वही 20,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14 का 4, 2 छंग 12 1 13, ठीक है। 2 और जीरो, एक अंक पर दशमलव ये हो जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा 1340। तो ये आ गया दोस्तों सबसे कम व्यापार में सबसे अधिक। दोनों का हमें अंतर बताना था, तो सिंपल था, हो जाएगा 6660 1340 को हम घटा लेंगे,
जीरो आएगा, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 6 में से गया 5, 5 3 2 0। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्त, यहाँ पर देखिए 5 3 2 0। ठीक है, डी विकल्प हमारा करेक्ट आंसर। तो देखिए ऐसे ही आप लोग हर एक प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखिए पेपर में जब एक अच्छा स्कोर करेंगे तो आप लोग को भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, पाई चार्ट होता है, आपको बताना है। तो ये आपके सामने 4 विकल्प है, सही आंसर आपको बताना है। देखिए आंकड़ों को प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट एक सांख्यिकीय विधि है जिसमें विभिन्न आंकड़ों को वृत्तीय चार्ट में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यही सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न पाई चार्ट एक व्यक्ति के खर्चों को प्रदर्शित करता है। उसकी कुल आमदनी 28,000 है, यदि वह 4,900 रुपये बचत करता है तो एक्स का मान आपको बताना है। ये देखिए बचत कर रहा है तो हमें एक्स का मान बताना है। देखिए पाई चार्ट में प्रदर्शित कुल आमदनी यहां पर हमें दी गई है 28,000 रुपये। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए पहले आप लोग कि जो ये पाई चार्ट बनता है, अगर ये डिग्री में दिया गया है कि x डिग्री 135, ठीक है, तो टोटल डिग्री कितना होगा, जो ये वृत्त होगा कितने 360 डिग्री सेल्सियस का होगा ना। तो ये समझ लीजिए मतलब 360 डिग्री की वैल्यू हमारी दी गई है, कुल आमदनी मतलब 28,000। तो अगर आपको 1 डिग्री का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये लिखेंगे 28,000 28,000 बटे 360 हो जाएगा। ये समझ गए आप लोग। हमें यहाँ पर कितना निकालना है दोस्तों, x डिग्री का मान निकालना है। तो x डिग्री का मान जब निकालेंगे तो एक बात और हमें समझना कि यह व्यक्ति वह है जो 4,900 रुपये की बचत करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4,900 बटे में दोस्तों ये पूरा चला जाएगा 28,000 अपान में 360। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4,900 बटे में 28,000, ये 200 360 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। देखिए 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो और से ये जीरो कट गया। ठीक है, तो 4 सते 28, 4 नवाई 36, 7 एकम 7, 7 सते 49, तो 7 गुणे 9 हो जाएगा 63। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता अगर आपकी तैयारी बढ़िया है। अब जब आज आप लोग ऐसे प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जब आप लोग कल पेपर में पहुंचेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पाई आरेख में एक घर के निर्माण के खर्च को दर्शाया गया है। यदि घर का निर्माण का कुल खर्च ये दोस्तों दिया गया तो मजदूरी में खर्च होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मजदूरी में यहाँ पर लिखा है कि 90 डिग्री का खर्च हो रहा है। तो अभी हमने दोस्तों बताया था इसका जो टोटल निकाला जाता है वो कितना आता है, 360 आता है ना। हमें क्या बताना था, मजदूरी में कितना खर्च होगा। मजदूरी में हमें खर्च बताना है तो क्या हो जाएगा, मजदूरी में खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल खर्च हमारा कितना है 15,120 फिर 1,2,3,0 गुणे मजदूरी कितना है 90 बटे में कितना हो जाएगा 360। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 9 कम 9, 9 चौके 36। ठीक है, अब 4 से भाग कर देंगे इसको, तो 4 3 12, 3 जीरो 4 सट्टे 28, 4 पंजे 20। ठीक है, 3 जीरो और आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो कौन सा सही आंसर होगा, डी विकल्प। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग गलती आगे से नहीं करेंगे। काफी बच्चे ऐसे प्रश्नों को छोड़कर आते रहे होंगे, देखे होंगे यार यूपी टेट में ऐसा क्वेश्चन देखिए चलो छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सब अब नहीं करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देख सकते हैं यूपी टेट में 2016 में भी है, फिर उसके बाद 17 में भी क्वेश्चन बना है इसी चैप्टर से कि किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। मकान का किराया, शिक्षा, भोजन, यात्रा, बचत। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर अगर 4,000 रुपये, याद रखिए शिक्षा और यात्रा इसमें जो खर्च का अंतर है 4,000 रुपये, तो शिक्षा और यात्रा में कितना है 25 और 15, मतलब 25 माइनस 15%, अंतर कितना दोस्तों दिया गया हमें 4,000 रुपये।
घटाएंगे 25 में से 15 क्या बचा 10, मतलब 10% बराबर, मतलब मिल गया हमें 4,000 रुपये। ठीक है, तो एक काम करते हैं दोस्त, यहाँ पर हम लोग 100% की वैल्यू जब निकालेंगे 100%, तो क्या हो जाएगा बताइए, 4,000, ये 210 इसके नीचे चला जाएगा बटे 10 गुणे में 100, एक जीरो से एक जीरो कटा एक। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 40,000। तो परिवार की कुल आय आ जाएगी हमारी 40,000 रुपये। तो देखिए हर एक प्रश्न कितना आसान है। तो परिवार की हमें कुल आय बतानी थी, ये 10% थी, हमारी टोटल 100% हमने निकाल लिया। तो चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या रहा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि यार कहाँ पर क्या लिखा है। निम्नलिखित रेखा चित्र में यह निर्धारित करके बताइए कि किस वर्ष भारत में इससे ठीक पहले के वर्ष की तुलना में अधिकतम मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों रेखा चित्र दिया गया है। यहाँ पर वर्ष दिया 2008, 9, 10, 11 और यहाँ पर परसेंटेज दिया गया। ठीक है, तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो ग्राफ के अनुसार आपको आंसर बताना है। तो हमें बताना है कि किस वर्ष भारत में इससे ठीक पहले के वर्ष की तुलना में अधिकतम मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ा। यह आपको दिख रहा है ना बड़ा वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। 2010, ठीक है, वह 2009 के बीच मूल्य वृद्धि का जो अंतर प्रतिशत रहा कितना रहा, आप देख सकते हैं 10 में दोस्तों। ये एक काम करते हैं, पहले 10 का ना निकालें, पहले 2009 और 2008 का निकाल लेते हैं। ठीक है, 2009 2008 के बीच में मूल्य वृद्धि का जो अंतर प्रतिशत रहा वो कितना था। तो 2009 में दोस्तों ये देखिए 40 से थोड़ा कम है, तो इसको मान लेते हैं 38। ठीक है, यहाँ पर 38 इसको मान के चलते हैं, ये हमारा 20 है। उसके बाद 2010 ये दोस्तों हमारा बनेगा 58। ठीक है, और ये वाला लास्ट वाला हमें 80 दिया गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये दोस्तों 38 में से जब हम 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 18। एक तो ये आ गया 2009 2008 के बीच में। अगर 2010 और 2009 का निकालेंगे तो 58 में से जब 38 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा। ये दोस्तों जब 2011 और 2010 के बीच में निकालेंगे 80 में से 58 घटाएंगे तो आएगा ये 22%। ठीक है, कैसे निकालें, 80 में से 58 घटा के 22 आ जाएगा। अतः स्पष्ट है कि 2011 में हुई मूल्य वृद्धि 2010 की तुलना में सर्वाधिक है। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा ये 2011। ठीक है, ये समझ के पहले आपने ये जो लिख लिया ना 20, 38, 58, 80, इससे करना आसान होगा। नहीं तो आप लोग यहाँ से देखते हैं, ये देखिए दोस्तों जो 40 है ये थोड़ा सा कम है, इसलिए हम लोग इसको 38 माने। ठीक है, ये थोड़ा सा कम है, ये देखिए बिल्कुल 80 के बराबर है। तो ऐसे करेंगे तो क्लियर होगा। नहीं तो फिर होगा क्या ना कि आप लोग अगर इसको 40 से 20 घटाएंगे, यहाँ 20 आ जाएगा, 60 में से 40 फिर 20 आ जाएगा, 80 में से 60 फिर 20 आ जाएगा, कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो अंतर है उसी से हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास किए और हमने सही आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़े हम लोग। 9 नंबर का आ गया कि दिए गए ग्राफ में एक देश के विभिन्न वर्षों में अनाज की उपज को दर्शाया गया है। 1984 से 1985 में उपज की प्रतिशत वृद्धि आपको ज्ञात करनी है। 84, 85। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। एक बात देखिए, जो अनाज की उपज यहाँ पर दी गई है 1000 टन में दी गई है। जो ये 10, 20 या 30, 40 ये 10,000 टन है, 20,000 टन ऐसे दिया गया है। अगर हम 1984 की बात करें तो ये दोस्तों 10 और 20 के बीच में आएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जब हम 1985 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आएगा हमारा 30 के बराबर, 30,000 टन। तो ये 15, ये 30। तो 1984 में पहले ये समझिए 1984 में कितना आया, एक सेकेंड, 1984 में 15,000 टन। 1900 फिर 85 में आया दोस्तों हमारा 30,000 टन। ठीक है,
हमें बताना है कि प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि का जो फार्मूला हमारा लग जाएगा वो क्या होगा बताइए। ये होगा 30/15 गुणे में 100 माइनस का 30 माइनस 15/15 गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 दूनी 30, 2 गुणे 100 हो जाएगा 200। यहाँ 30 में से 15 आ जाएगा 15, 15/15 आएगा तो ये हो जाएगा 15/15 गुणे 100। ये कट्टम कट्टम, तो यहाँ गुणे खाली 100 बचेगा ना, तो 200 माइनस का 100 सॉल्व करने पर आ जाएगा 100। ये दोस्तों आंसर आएगा 100% की वृद्धि। तो हमारे यहाँ पर डी विकल्प जो दिया गया है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए आलेख के अनुसार किन दो क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स या ऑटो बिक्री में बदलाव सबसे अधिक था। 2 महीने आपको दोस्तों बताने। देखिए आपके सामने सब कुछ है। देखिए यही होता है कि आप लोग कैसे प्रश्न को पढ़ते हैं। बहुत से बच्चे सही तरीके से पढ़ते हैं तो सही कर ले जाते हैं। अब जरा ये समझ लेना है पहले, अप्रैल और मई आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा दिख रहा होगा अप्रैल मई। ठीक है, अप्रैल में दोस्तों हमारा कितना है, ये 4.75 और मई में है ये दोस्तों 3.75। ठीक है, और ये देखिए बिक्री जो यहाँ पर दी गई है 10 लाख रुपए में दी गई इधर, इसको जरा ध्यान देना है। अगर हम अप्रैल और मई का निकालेंगे तो कैसे आएगा, जरा इसको देखते हैं। अप्रैल मई का निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, अप्रैल मई में जो दोस्तों बदलाव हो रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, यहां पर देखते हैं दोस्तों, अप्रैल मई में बदलाव जो हो रहा है वो कैसे निकालेंगे। अप्रैल में दोस्तों कितना था 4.75, मई में 3.75, इसको घटाने पर आएगा हमारा 1। ठीक है, और जो भी दोस्तों 1 आया बदलाव तो इसका 1 का गुणा किससे करेंगे, 1 गुणे 10 लाख करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 लाख का। ये अप्रैल मई का बदलाव था, अप्रैल और मई का। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बदलाव निकालेंगे मई और जून में, इसके बाद आगे क्या है, इसके आगे लिखा मई, फिर लिखा है जून। मई और जून में बदलाव निकालेंगे तो मई का 3.75 है और जून का दोस्तों 4.25। ठीक है, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, 4.25 में से 3.75 घटा लेंगे, 0, 12 में 7 गया 5, ये 0.50 आएगा। अगर दोस्तों 0.50 को हम 10 लाख से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा हमारा गुणा करने पर 5 लाख। ठीक है, कैसे, एक सेकेंड दोस्तों, ये कैसे आया, देखिए दोस्तों 10.50 का मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे 10 लाख, आसान शब्दों में। ठीक है, 2 पंजे 10, ये घटाने ऐसे आ जाएगा भाग करने पर, तो ये आ जाएगा हमारा 5 लाख। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अप्रैल मई में जो बदलाव में अंतर था वो 10 लाख था, फिर मई जून में 5 ही लाख हो गया। उसके बाद हम लोग एक और निकाल कर देख लेते हैं, जनवरी और फरवरी में। जनवरी में दोस्तों 3.75 में से 3.5 घटाएंगे। ठीक है, 3.75 में से 3.5 घटा लेंगे तो आएगा हमारा कितना घटाने पर, देखिए यही सब आप लोग को करना है। अगर आप कहीं गलती करेंगे तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। 0.25, इसका गुणा फिर 10 लाख से हम कर देंगे, गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 2.5 लाख, 2.5 लाख। फिर फरवरी मार्च में निकाल लेंगे, फरवरी मार्च में कितना हो जाएगा, फरवरी में देखिए 3.5 था, मार्च में 4.25, तो 4.25 में से 3.5 ये घटा लेंगे, घटाने पर आएगा दोस्तों हमारा 0.75। इसको भी जब 10 लाख से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 7.5 लाख। तो सबसे बड़ा दोस्तों जो संख्या पहली बार आया था ये देख सकते हैं अप्रैल और मई में। ठीक है, यहाँ पर 4.75 में से जब ये घटाए थे तो 1 आया था, 1 गुणे 10 किए थे 10 लाख। तो हमें बदलाव सबसे अधिक बताना है कौन से महीने में हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो 10 का जो सही आंसर होगा ये हमने निकाला था अप्रैल और मई, तो हमारा ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सब कुछ निकाल के देख लिया, जोड़ घटाना। तो वैसे आप लोग देखिए क्वेश्चन को देखकर ही समझ जाएंगे, लेकिन
प्रैक्टिस होगी ना तो बढ़िया रहेगा। तो देखिए हमने या तो शुरू से आप ऐसे निकाल सकते हैं, जनवरी फरवरी में बदलाव निकाल लीजिए, फरवरी मार्च में, फिर मार्च अप्रैल में, अप्रैल मई में, मई जून में। ठीक है, तो घटाने पर जो है उसका गुणा 10 लाख से करेंगे, जब सबसे बड़ी संख्या दिखेगी वही आपका आंसर होगा। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आरेख की सहायता से 2008 से लेकर 2010 तक, 2008 से 2010 तक तथा 2005 से 2007 तक के मध्य कर बिक्री का अंतर आपको ज्ञात करना है। यह भी एक अच्छा प्रश्न है, काफी बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए। एक बात और आपको बता दें, कभी कभी विकल्प में जो दिया होता है वो आंसर सही नहीं होता। तो ग्राफ के अनुसार वर्ष 2008 से 2010 के बीच, 2008, 9, 10 मतलब 5000, 6000, 7000, ठीक है, के बीच गई कारों की संख्या। ठीक है, इसके बीच की दोस्तों कार की संख्या जो होगी वो जोड़ लेंगे हम लोग पहले। 5000, 6000, 7000, 5000 प्लस 6000 प्लस 7000, 6, 5, 11, 7, 18। ठीक है, जोड़ने पर हमारा टोटल आ जाएगा 18,000। उसके बाद 2005 से 2007, 2005, 6, 7, ये 3000, 2000, 1000, इसको जोड़ लेंगे। जोड़िए 3, 2, 5, 1, 6000 ही हो जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, अब दोनों के मध्य में अंतर निकालना था। 2008 से 10 और 5 से 7 मतलब 18,000 में से 6000 हम घटा देंगे, अंतर निकालना। घटाने पर हमारा दोस्तों आ जाएगा 12,000, लेकिन विकल्प में हमें 12,000 नहीं दिया गया है, तो यहां पर हो जाएगा कोई भी विकल्प सही नहीं है, लेकिन हमारा फाइनल आंसर 12,000 होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस का वेट काफी बच्चे करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग को मिलेगा कॉमन नंबर। ठीक है, इसी को कॉमन नंबर कहा जाता है जब सारे विकल्प गलत होते हैं। तो जो बच्चे 1-2 नंबर से फेल हो रहे होते वो बच्चे ऐसे प्रश्नों की उम्मीद लगाए बैठे होते कि 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें हमें मिले कॉमन नंबर। ठीक है, 11 नंबर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रेखा चित्र में वर्ष 2012 में धान का उत्पादन टन में अनुमानित है। 2012 में यहां पर देख सकते हैं, लेकिन दोस्त यहां पर कुछ दिया नहीं गया। ये देखिए इधर ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं है, खाली स्थान है ना। तो एक्स अक्ष पर धान का उत्पादन नहीं दर्शाया गया है, अतः प्रश्न क्या है, अस्पष्ट है। तो ये क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर होगा, प्रश्न अस्पष्ट है मतलब ऐसे क्वेश्चन पर भी आपको कॉमन नंबर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर, दिए गए दंड आरेख में एक फार्म का वर्ष 2009 से 2014 तक का गेहूं का उत्पादन टन में दर्शाया गया। 2009 से 2014 तक। ठीक है, विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है। कितना गुना है, विषम बटे सम कर देंगे, आ जाएगा। पहले विषम में कौन कौन सा जाएगा, 9 देखिए विषम है, 11, 13, इसको जरा जोड़ लेते हैं। 90, 105 और 75। ठीक है, 105, 75 जोड़ेंगे 180 आ जाएगा, और 90 जोड़ देंगे 270 हो जाएगा। अगर हम सम की बात कर लें, 110, 130, 120, ये वर्ष में 200 सम विषम आपको देखना, 2010, 12 और 14। ये 90 को मत देखिएगा सम है कि विषम। ठीक है, तो यहां गलती कर दें आप लोग, इसको जोड़ लेते हैं। 130 और 120 जोड़ेंगे, आ जाएगा 250, 360 आ जाएगा जोड़ना। हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में, वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना होगा। विषम वर्षों बटे सम, विषम आया था हमारा 270, सम आ गया 360, 0 से 0 कटा, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, आ गया 3/4। भाग कर लीजिए 4 से, तो दशमलव लगेगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 0.75। ठीक है, तो हमारा बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हर एक प्रश्न पर आपका कितना कमांड है, कितनी प्रैक्टिस है, ये दर्शाता है पेपर में। चलिए ये हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्देश दिया गया 14 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस में
ये पंजाब टेट में आया प्रश्न, देख सकते हैं। तो भाई एक ही बार 3-3 क्वेश्चन मिल जाएगा। सोचिए 3 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो। दिया गया पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर हुए खर्च अंश को दर्शाता है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कुल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च हुआ। टेनिस दोस्तों आप देख सकते हैं 45% है। कुल खर्च का कितना परसेंट खर्च हुआ ये आपको बताना है। तो कुल हमारा जो खर्च होगा ऐसे डिग्री में आप जोड़ें तो ये होगा कुल खर्च हमारा कितना 360 डिग्री। ठीक है, टेनिस पर जो हमारा खर्च हो रहा है वो हो रहा है 45%। तो टेनिस पर प्रतिशत में जो खर्च निकालेंगे तो कैसे निकलेगा 45/360 गुणे में 100 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आ जाएगा 25/2। तो भाग कर लीजिए, 2 से भाग करेंगे। एक काम करिए दोस्तों, ऐसे भाग करिए 2 से, 2 एकम 2, कट्टम कट्टम 5 उतरेगा, 2 दूनी 4, एक बचा। तो ये लिख सकते हैं 12 सही 1/2। इसका आंसर आ जाएगा 12 सही 1/2%। ये विकल्प आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए ऐसे आसान से क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं ना तो फिर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर, यदि कुल खर्चे होने वाली राशि 2 करोड़ हो। ये देखिए कुल खर्च होने वाली राशि 2 करोड़ है। तो क्रिकेट और हॉकी पर कुल खर्च होने वाली राशि थी। तो क्रिकेट और हॉकी पहले देखते हैं। क्रिकेट में 81 अंक और हॉकी कहाँ गया 63। तो क्या करेंगे हम लोग बताइए। क्रिकेट और हॉकी पर जो कुल खर्च हो रहा है 81 + 63 को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा 3 1 4 8 6 14, 144 डिग्री। तो बस क्रिकेट और हॉकी पर जो कुल खर्च होगा कैसे निकालेंगे 144/360 करेंगे। इस बार हमें परसेंटेज में नहीं निकालना है, इस बार हमें रुपए में निकालना है कि कितना हो रहा है। और 2 करोड़ है तो आगे मल्टीप्लाई किसका करेंगे 2 करोड़ का। 2000 हो गया, 20,000 हो गया, 2 लाख, 20 लाख, 2 करोड़। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो जाता है बच्चों के लिए कि देखिए एक जीरो से पहले एक जीरो ये कट गया। ठीक है, 12 तिहाई 36, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8, उसके बाद 3 3 6 0। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखते हैं कौन सा सही होगा। जरा यहाँ पर जीरो भी आपको गिन लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको फंसाने का प्रयास भी कर रहा है। देखिए ए वाला विकल्प देखिए। ठीक है, एक जीरो कम था, इसी में आप गलती कर सकते हैं। तो ये सब छोटी गलती होती, फिर वही होता है कि यार हमें आता सब कुछ था लेकिन हम गलत करके आ गए। यदि वर्ष के दौरान कुल खर्च की गई राशि इतना है तो बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि टेनिस पर खर्च की गई राशि से अधिक होगी। लगभग कितना अधिक होगी ये आपको बताना है। बास्केटबॉल पर चलते हैं, अब टेनिस पर चलते हैं, जरा देखते हैं। बास्केटबॉल 63, टेनिस है 45। तो क्या करेंगे कितना अधिक होगा, तो सिंपल सी बात है 63 में से हम 45 घटा लेंगे। घटाने पर कितना आएगा हमारा 13 में से 5 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 18 आएगा घटाने पर। तो बस वही हो जाएगा 18/360 गुणे में दोस्तों ये वाला जो लिखा है 183360। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 20 ही आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 2 एक कम 2, 2 9 18, फिर 3 2 5 0 और। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो सी विकल्प है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अगर आपको पेपर में इस बार मिले ना तो अब आप लोग गलती नहीं करेंगे। देखिए पहले कोई भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं तो पहले आप खुद करने का प्रयास करिए, बाकी हम तो पूरा आपको बता देंगे।
अब जरा देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कौन सा एक सही होगा। 1 3 2 0 ये सब दे रखा है। एक काम करते हैं, इसको आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में इसको लिख लेते हैं। 0 लिखा है, 1 2 बार लिखा है ना, 1 1, फिर हमारा दोस्तों 2 लिखा है, 3 है, ठीक है, फिर हमारा 5 एक बार लिखा है, 2 बार, फिर हमारा क्या लिखा दोस्तों 6, फिर 8 10 11। बोला गया है कि माध्यम माध्यिका बहुलक क्या बराबर है। तो सबसे पहले दोस्तों जो समांतर माध्यम निकाल लेंगे। समांतर माध्यम कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ के। जोड़िए, 1 1 2 हो गया, 2 4 हो गया, 4 3 7 5 12, 12 5 17, 6 23, 8 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, 41, 2 जोड़ेंगे 53। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर हमने जो जोड़ा था 2 2 4 3 7 5 12 5 17 6 23 8 31 10 41, और 41 में 11 जोड़ेंगे तो आएगा 52। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो जो हमारा जोड़ने पर है बटे में हो जाएगा 11। ये हो गया हमारा समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं ना, जैसे लिखा 0 + 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 5 + 6 + 8 + 10 + 11 अपॉन में 11। ये हमारा समांतर माध्य है। उसके बाद जब माध्यिका निकालनी रहेगी तो माध्यिका क्या होगी, 11 है ना टोटल, तो n + 1/2, 11 मतलब विषम है, तो 11 + 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12/2 मतलब छठवां पद। तो 3 2 5 1 6, माध्यिका हमारी आ जाएगी कितनी, 5। ठीक है, अगर हम बहुलक की बात करें तो जो संख्या बार बार रिपीट हो, तो यहाँ 1 1 भी हो रहा है, 5 5, तो हम बहुलक को फिलहाल मान लेते हैं यहाँ पर 5 बहुलक, तो ये आ जाएगा 5। तो सही आंसर क्या होगा, माध्य तो बराबर है, नहीं माध्य तो अलग आ रहा, 52/11 है तो 55 होता, तो ये हो जाता 5, तो ये नहीं होगा, तो हमारा बी वाला विकल्प माध्यिका और बहुलक ये हमारा बराबर होगा। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। तो ऐसे प्रश्न भी पेपर में आपके बन सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयत चित्र प्रदर्शित करता है, आपको ये बताना है। आपके सामने 3 विकल्प दिया गया, चौथा तो कोई मतलब नहीं, इनमें से सभी लिखा है, तो बताइए क्या होगा सही आंसर। तो देखिए, जो हमारा आयत चित्र होता है ना, वो आयत चित्र मतलब हिस्टोग्राम सतत वर्गीकृत बारंबारता वाले आंकड़ों को सांख्यिकीय रूप से प्रदर्शित करने का एक प्रचलित माध्यम है। तो सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन, सी विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। किसी आयत चित्र में आयत की जो ऊंचाई होती है वो दर्शाती है। एक चीज रुकिए, आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो ये देखिए, ये और ये वाली जो लंबाई है, और ये वाली डबल डबल कर देते हैं इसको। ठीक है, इसका नामकरण कर दिया जाए पहले। अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा सा और सब्र करिए, खत्म है वीडियो आपकी। ठीक है, इसको थोड़ा नामकरण कर देते हैं। अब जरा समझिए एक बात को, ABCD एक आयत है। जो हमारा ABCD क्या है, एक आयत है। ठीक है, जिसे आयत की लंबाई कहते हैं। AB उच्च भुजा है, देखिए AB जो है ना, ये वाली, ये उच्च भुजा है जिसे हम आयत की लंबाई कहते हैं। तथा निम्न भुजा BC, B और C ये वाली भुजा, देखिए दोस्तों, ये क्या है, आयत की चौड़ाई है। अतः वर्ग की ऊपरी सीमा, जो देखिए ये वाली दोस्तों जो चौड़ाई है, ये वर्ग की ऊपरी सीमा, देखिए वर्ग के बराबर है ना, ये लंबाई तो अलग हो गई, लेकिन जो आयत की ऊंचाई है, ठीक है,
तो वर्ग की ऊपरी सीमा, आयत की निम्न सीमा से एक वर्ग का निर्माण किया जा सकता है, अर्थात उस वर्ग की ऊपरी सीमा दर्शाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उस वर्ग की ऊपरी सीमा। फिर से समझ लीजिए, हमारा जो ABCD है ये एक क्या है, आयत है, ठीक है, जिसमें AB भुजा उच्च है, AB भुजा जो उच्च है इसे आयत की हम लंबाई कहते हैं, तथा निम्न भुजा BC ये आयत की चौड़ाई है। अतः वर्ग की जो ऊपरी सीमा है, वर्ग की ऊपरी सीमा, ठीक है, वर्ग बराबर आयत की निम्न सीमा से एक वर्ग का निर्माण किया जा सकता है। इसके जो वर्ग की ऊपरी सीमा आयत की जो निम्न सीमा से एक वर्ग का निर्माण किया जा सकता है, अर्थात उस वर्ग की ऊपरी सीमा दर्शाती है। तो ये सब हो गया क्वेश्चन। तो हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आप लोग नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो देखिएगा, हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग पूछते सर जी आपका नाम क्या है, तो हमारा नाम जो है वो है विनय, ठीक है। काफी बच्चों को भैया अपने सर का नाम भी जानना जरूरी होता है। तो देखिए नाम वाम जानने से कुछ होता नहीं है, नाम जानते रहेंगे तो बेहतर है, लेकिन ठीक है। बाकी जो हमारा टारगेट था 33 वीडियोस का, वो आपको कंप्लीट करना है। हम चाहते दोस्तों गणित में आपको एकदम महारत बना दे, कि हर एक चैप्टर की जब आप वीडियोस पढ़ कर जाएंगे ना, तो पेपर में कॉन्फिडेंस का जो आपका लेवल होगा वो एक नेक्स्ट लेवल का होगा। पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं कि क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, हर एक चैप्टर के जब प्रश्न आप देखेंगे तब मजा आएगी आपको। गलती आप लोग क्या करते हैं, एक दो चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद फिर कहेंगे सर जी हमसे सवाल नहीं होता। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।